बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, संसद की शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी के अलावा ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, के.सी. वेणुगोपाल, आनंद शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस की कोशिश है कि संसद में सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर मोदी सरकार को घेरा जाए। हो गई है और बहुत से विषय हमको उठाना है और वो विषय दिन पे दिन रोज हम एक एक विषय उठाएंगे। खास करके 29 को जो किसानों का मुद्दा है और एमएसपी का मुद्दा है और मंत्री जो इस लखीमपुर खीरी में उन्होंने उनका पुत्र जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर 4 लोगों को उसने मार दिया, उस विषय पे हम उन मंत्री को उसकी रिसिग्नेशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं और एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं और जो जो मुद्दे हमारे किसानों ने उठाया है उन मुद्दों को हम फिर से सदन में रखेंगे उनके तरफ से। और बाकी के जो विषय है महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो। कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है। स्पेशल रिपोर्ट में बात किसानों के दिल्ली कूच की। कल 26 नवंबर है, वही तारीख जब 1 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने डेरा डाला था। एक बार फिर 1 साल बाद दोबारा अपने आंदोलन को नई धार देने के लिए किसान संगठनों ने बड़े पैमाने पर लोगों को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। ब्लॉक से लेकर देश की राजधानी तक 26 नवंबर को किसान कानून वापसी पर जीत का जश्न मनाएंगे और आगे के रोड मैप का ऐलान करेंगे। किसान संगठनों का दावा है कि देश से लेकर विदेश तक कानून वापसी के बाद सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। सरल शब्दों में समझिए तो 3 कृषि कानूनों पर मोदी सरकार के यू टर्न के बाद किसान संगठनों के तेवर तल्ख हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। किसानों को लगता है कि अपनी एकजुटता वाले शक्ति प्रदर्शन से दूसरी मांगे भी मनवाई जा सकती हैं। किसानों की रणनीति साफ है, जब तक सभी मांग नहीं मानी जाती किसानों की घर वापसी नहीं होगी। यानी कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का फैसला किसान आंदोलन के लिए नई ऑक्सीजन की तरह है। पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली कूच कर गया है। नारा यही है, अब नवंबर क्रांति लिखेंगे नई कहानी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी सब ये कहते हैं कि हमने बात मान ली, अब वापसी चले जाओ। एमएसपी हमारा पहले भी इशू था, आज भी हमारा इशू है। 1 साल तक ये कानून रद्द करने के लिए वक्त नहीं मिला, वो आखिर में इस आंदोलन के सामने झुककर कानून रद्द करने का फैसला उनके कैबिनेट ने लिया है। जो तीनों कृषि के बिल हैं वो बेशक सरकार ने ऐलान किया है वापस करने का, लेकिन जब तक हमें लिखती तौर पर नहीं दे देते और जब तक हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, हम बॉर्डरों पे ऐसे ही डटे रहेंगे। किसान और मजदूरों के जत्थे, हजारों गाड़ियां और ट्रैक्टर सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रवाना कर चुके हैं। हम 2 पार्टी वोट लेना चाहे उसका स्वागत है। हाँ, धोखाधड़ी लोग करने वालों से सावधान। ये आंदोलन केवल किसान का नहीं रह गया, ये जन आंदोलन। इस आंदोलन को जीतने के लिए तमाम वर्ग के लोगों ने सहयोग किया है और सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां, गाड़ियां, मोटरसाइकिल आप देखोगे उगरा टोल पे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। नवंबर किसान आंदोलन की सालगिरह मनाने की पूरी तैयारी है और आगे की रणनीति भी उतनी ही तैयार है और वो ये कि
जो अलग अलग राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। कई किसान नेताओं को आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से वो ऑपरेशन यूपी जिसे नाम दे रहे हैं, आखिर कैसे उनका ये प्लान आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, कानून वापसी से बात नहीं बनेगी क्या, उन्हीं बड़े मुद्दों को उठाते हैं। किसान राष्ट्रव्यापी आंदोलन को और भी तेज कर रहे हैं क्या, दिल्ली का चक्का जाम करेंगे, क्योंकि ये भी कहा है कि दिल्ली हम पहुंचेंगे, हम ट्रैक्टर रैली भी करेंगे। किसानों का दिल्ली कूच प्लान आखिर क्या है, ये सब डिकोड हम कर रहे हैं। आइए हमारी इस रिपोर्ट से समझिए कि देश भर में किन किन शहरों से ये दिल्ली कूच का प्लान है, कहां कहां से लोग पहुंच रहे हैं कल के जश्न के लिए दिल्ली में। ये तस्वीरें दिल्ली की तरफ कूच कर चुके किसानों की हैं। वही किसान जो 26 नवंबर को देश की राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसान आंदोलन को नई धार देने की पूरी तैयारी है। अपनी नई मांगों को लेकर किसान संगठन कल बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या दिल्ली कूच कर चुके किसानों को खास रणनीति के तहत बुलाया गया है? 26 तारीख को देखना, इस बॉर्डर पे जगह रखने की तीनों के चारों मोर्चों पे आपको तिल डालने की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि आज ये हिंदुस्तान में एक पहला आंदोलन है। अब किसान संयुक्त मोर्चा ये अपील कर रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन लोगों में उत्साह देखते हुए वो जो बॉर्डर की तरफ बढ़ने का काम हो रहा है। देखिए, लोग आ रहे हैं, कल शाम तक काफी लोग आ जाएंगे, सब बॉर्डर्स के ऊपर भीड़ बढ़ेगी। लोगों को खुशी में, कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं पंजाब के लोगों में तो बड़ा मसला हमारा एक हल हो गया, लेकिन फिर भी लोग आएंगे बड़े पैमाने पर, ये मेरा अंदाजा है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली आ रहे किसानों की तस्वीरें दिखाते हैं। किसानों का बड़ा जत्था हिसार से दिल्ली की तरफ निकल चुका है। किसानों का यही कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम कल बड़ी गैदरिंग करने के लिए आज सुबह 5 बजे से पंजाब की, हरियाणा की, जो कि टिकरी बॉर्डर पर इस रूट से अमृतसर के, बठिंडा के, मानसा के, हरियाणा के जिला सिरसा के, फतेहाबाद के, भट्टू के, हनुमानगढ़ जिला के और जिला हिसार के किसान और मजदूरों के जत्थे हजारों गाड़ियां और ट्रैक्टर सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रवाना कर चुके हैं। जब तक हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, हम बॉर्डरों पे ऐसे ही डटे रहेंगे। और किसानों का एक बार फिर से 1 साल पूरा होने वाला है, उसके संदर्भ में जो भी है अभी पूरा उत्साह किसानों के बीच है। अभी बहुत बड़े बड़े काफिले हैं। कल को जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से स्टेज लगनी है, वहाँ पे पूरे पंजाब से इकट्ठ होगा और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी यही कॉल थी। अभी तो एमएसपी की गारंटी कानून की बात है, बिजली बिल जो ले रहे हैं उनको वापसी की बात है, पराली जलाने के ऊपर जो सजा कानून उसको वापस करवाने की बात है। ये अंबाला से दिल्ली रवाना हुए किसानों का दृश्य है। पूरे गाने बजाने के साथ ट्रैक्टर और गाड़ियों से किसान अपनी ताकत दिखाने दिल्ली आ रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, संगरूर से हजारों की तादाद में किसान दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं किसानों के जत्थे में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है और ये सभी अब एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दिल्ली में हल्ला बोलेंगे। ये तस्वीर सिरसा की है, जहां गाड़ियों का काफिला आंदोलन को नई धार देने के लिए निकल चुका है। यहां आप दिल्ली कूच कर चुके किसानों को नृत्य करते हुए भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है, लेकिन अब खास तौर पर किसान 26 नवंबर के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ये जींद की तस्वीरें हैं। ये भटिंडा की, ये सोनीपत के दृश्य हैं। ये बरनाला से दिल्ली रवाना होने वाले किसानों के जत्थे की तस्वीर है। ये फतेहाबाद से दिल्ली निकले किसानों की तस्वीरें हैं।
दिल्ली में 26 नवंबर को लेकर तैयारियां पूरी हैं। टिकरी बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कम से कम भी 600-700 ट्रैक्टर रात को ही आ गए हैं, तो ये लोगों की अपनी एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 50 ट्रैक्टर और 500 आदमी जो जाएंगे वो कंटिन्यूअस है। 1 लाख से ज्यादा आदमी मोर्चे में होंगे, और हरियाणा क्योंकि दिन के दिन चलता है, नजदीक पड़ते हैं, वो लोग इससे डबल, तो ये मिनिमम है चीज। किसान नेताओं के तेवर से साफ है कि सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन बिना मांगे माने थमेगा नहीं। आज तक ब्यूरो। तेवर अभी भी तल्ख दिख रहे हैं किसान संगठनों के नेताओं के, और इसीलिए सवाल ये है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान और प्रक्रिया की शुरुआत के बावजूद आखिर किसान जिस तरह से इस आंदोलन को और तेज कर रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं। क्या राजधानी में फिर से चक्का जाम की परिस्थिति बनेगी, क्योंकि 26 नवंबर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, दिल्ली कूच का ऐलान है, सभी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। 27 नवंबर को एक अहम बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बनाई जाएगी। 28 नवंबर को मुंबई में आर्थिक राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसी के साथ 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की भी तैयारी है। अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या इसी के जरिए पॉलिटिक्स भी हो रही है? क्या इसी के जरिए दिल्ली में एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है? क्या दिल्ली में फिर से ट्रैफिक, चक्का जाम वही हाल होगा? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अब किसान आंदोलन के व्यापक विस्तार की संपूर्ण रणनीति तैयार है। वही रणनीति जिसका ट्रेलर 26 नवंबर यानी कल दिखेगा, जबकि पूरी पिक्चर 29 नवंबर को रिलीज होगी। आज भी प्रधानमंत्री जी सब ये कहते हैं कि हमने बात मान ली, अब वापसी चले जाओ। एमएसपी हमारा पहले भी इशू था, आज भी हमारा इशू है। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है, देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। अभी 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। 60 ट्रैक्टर होंगे, 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिगरी बॉर्डर से। अभी वहां पे बहुत जगह मोर्चे लगे हुए हैं, वहां बहुत टोल नाकू पे मोर्चे हैं, और दिल्ली के चारों तरफ वहां पलवल, शाहजहांपुर, डासा, टिगरी, सिंघू और गाजीपुर। अभी 6-7 बोर्ड रुपए अभी वहां पे चारों तरफ को दिल्ली के किसान बैठा हुआ है। एक बार फिर किसान पूरी ताकत के साथ दिल्ली घेरने आ रहे हैं। मांग यही है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी। बहुत कभी कभी खबरें चल जाती है कि किसान उठकर चला गया, ना वहां से किसान उठकर जाएगा, ना भी किसानों की कोई प्लान है, क्योंकि पूरे देश के किसानों को इस मोर्चे का समर्थन करते हैं इस मोर्चे को। तो ये हमारे इशू है। यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी हमने हैदराबाद में आए तो अपनी बात रखी। यहाँ का एक किसानों की बड़ी समस्या यहाँ पे आई कि पैडी उनकी खरीद नहीं हो रही। तो ये लड़ाई तो वही है कि जो दिल्ली में एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो यहाँ पे भी उसी रेट में खरीद होगी। 1 साल से चला हुआ ये बहुत ही जबरदस्त जो किसान आंदोलन था, इसकी ये बहुत भारी जीत, ये हम उसको मानते हैं। जिनको 1 साल तक ये कानून रद्द करने के लिए वक्त नहीं मिला, वो आखिर में इस आंदोलन के सामने झुककर बीजेपी के सरकार ने अभी वो कानून रद्द करने का ये बाकायदा फैसला उनके कैबिनेट ने लिया है, और आने वाले संसद में वो पास जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान संगठनों का यही दावा है कि जैसे तीनों कृषि कानूनों पर सरकार को झुकना पड़ा, अब एमएसपी समेत 5 मांगों पर किसानों की बातें माननी पड़ेंगी। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने आंदोलन को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के संकेत दे दिए हैं। मसलन किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के 4 बॉर्डर यानी शाहजहांपुर,
टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर बड़ी सभाएं आयोजित होंगी। शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली से दूर के राज्यों में वहां की राजधानी और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन के अगले चरण में 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 60 ट्रैक्टर पर 1000 किसान दिल्ली में दाखिल होंगे। बड़ी बात यह है कि अपनी नई मांगे मनवाने के लिए किसान सिर्फ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस बार देश के साथ साथ दुनिया भर में विदेशी किसान संगठनों की मदद से भारतीय दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट होंगे। प्लान के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड और अमेरिका में बड़े स्तर पर अलग अलग तारीखों पर प्रदर्शन करने की योजना है। 26 नवंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा। 26 नवंबर को ही कनाडा के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होगा। 30 नवंबर को फ्रांस के पेरिस में आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों पर अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसी दिन न्यूयॉर्क में सिटी मार्च निकालने का प्लान है। तो सेंट जोश गुरुद्वारे में स्मरणोत्सव और मोमबत्ती जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 5 दिसंबर को नीदरलैंड में और 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना समेत कई और मुल्कों में प्रदर्शन होगा। किसान संगठनों की तैयारी सिर्फ 6 मांगों तक सीमित नहीं है। प्लान 2022 से लेकर 2024 चुनाव तक तैयार है। इसके लिए आज ये मिशन उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल जारी रहेगा। बीजेपी को हराने का काम ये बिल्कुल एसकेएम का काम रहेगा। यूपी में, उत्तराखंड में और पंजाब में तो ये पूरा मिशन चलते रहेगा। इसी के दौरान आज हनंदा ने हमारे कॉमरेड वेंकट को ये मिशन यूपी के लिए एमएसपी का जो मामला जो आज मुख्य नजर आया है वो हमने आज उसको रिलीज किया। आप उसको अच्छी तरीके से पूरी प्रसिद्धि देंगे। भले ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी हो, लेकिन सरकार के यूटर्न ने किसानों को अपनी मांगे मनवाने की नई राह दिखा दी। यानी अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है। आज तक ब्यूरो। तो किसानों का प्लान तैयार है, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर किसानों में एक राय नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान नेता आंदोलन खत्म करने के संकेत दे रहे हैं। देखिए, 26 को 1 साल होगा। 29 का 60 ट्रैक्टरों के साथ में हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि रास्ते हमने नहीं रोक रखे, रास्ते किसानों ने रोक रखे। उन्हें एक एफिडेविट अपना दिया कि रास्ते हमारी तरफ से खुल गए, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, लेकिन वो रास्ते खुले नहीं। अगर रास्ते खुले हुए होंगे तो सबसे पहले जाने का अधिकार हमारा है दिल्ली में, क्योंकि हम पिछले 1 साल से वहां पर बैठे हुए हैं। तो रास्ते खुलते ही सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे, ये हमारा कहना है। और पुलिस ने रास्ते खोले नहीं, पूर्ण रूप से पुलिस ने बैरिकेटिंग, दीवार और कटीले वे तार और किले, आज भी 4 उससे रास्ते को रोक रखा है। हम लोग कोई रिजिड नहीं है। हम लोग पहले भी इस मामले के ऊपर थे कि ये कानून कॉर्पोरेट के पक्ष में हमें नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके देरी से सुनी हमारी बात, लेकिन सुनी। देर आए दुरुस्त आए। देर हुआ, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव की तरफ चले हैं हम लोग। तो ये अगर कॉन्फिडेंस और बिल्ड करेंगे तो हम भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। हम लोग रिजिड नहीं है कि सिर्फ आंदोलन करने के लिए आंदोलन करेंगे। अगर वो ठीक ढंग से गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी तो वी विल आंसर इट पॉजिटिवली। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक पंजाब के करीब 32 किसान संगठनों ने उसमें हिस्सा लिया। मीटिंग में क्या बात हुई, आगे की क्या रणनीति तैयार हुई, आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने मीटिंग में मौजूद किसान नेताओं से ही सीधी बात की। किसान नेता हैं जो उस मीटिंग के हिस्सा थे। सर, क्या अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है? अगर कोई रिटर्न अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि कमेटी बना रही है सरकार, तो क्या आप लोग आंदोलन विड्रॉ कर लेंगे? देखो, ऐसा है, एमएसपी बहुत वाइटल इशू है। अकेला पंजाब का नहीं, सारे देश का इशू है। सारे देश में मूवमेंट एमएसपी के सवाल पर सारा देश लगा था। इसलिए एमएसपी पर शुरू से ही मांग है कि लीगल गारंटी हो। सरकार तो पहले कहते है एमएसपी है, पर पंजाब हरियाणा में मिलती है, देश में तो मिलती नहीं। डिस्ट्रेस सेल है कितनी, इसलिए वो देश चाहता है कि एमएसपी हो, ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस हो,
और फिक्स भी हो एज पर डायरेक्टर स्वामीनाथन, अश्योर्ड मार्केटिंग हो, यही एमएसपी का सारा है। इसके लिए चल रहा है। अभी सरकार ने कोई पत्ता उसमें खोला नहीं। प्रधानमंत्री ने जो 19 तारीख को बोला खेती कानूनों के लिए कि उनको रद्द करेंगे, उसका प्रोसेस जारी है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट में चले जाएगा, वो दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन वन वे और अदर। तो एमएसपी का भी बाकी है, जो उन्होंने बोला है इसके अंदर, लेट द सम कंक्रीट कम, देन वी विल सी। शहीद साथी हुए हैं, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो मोर्चे से निकली हुई एक डिमांड है, कोई नया डिमांड हम लेके नहीं बैठे। हमारा रवैया तो सॉफ्ट है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया हम उनका स्वागत करते हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक पार्लियामेंट 29 जनवरी को नवंबर को पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला है इसमें पेश करेंगे और लिखती जो आपको मिल जाएगा, तो उसकी भी वेट कर रहे हैं। अभी हम एमएसपी पर जो कानून बनाना है उसकी कमेटी कैसे बनती है, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, उसके बारे में भी वेट कर रहे हैं। और ये सभी मांगे वेट करेंगे। अगर हमारा हल कर देंगे तो हम वापस जाएंगे। तो ये कुल मिला के है कि एक अंडरस्टैंडिंग तो बन गई है कि अब आप घर वापसी की तरफ, उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग एक बन रही है। डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, एक बात बिल्कुल क्योंकि एक बड़ी जीत हम लोग हासिल कर चुके हैं और हम लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। वी आर नॉट रिजर्ट ऑन दैट इश्यूज। अगर गवर्नमेंट अच्छे ढंग से इस बात को कंक्लूड करने के लिए आगे बढ़ेगी तो वो विल रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंग। ठीक है। तो कुल मिला के जो बात सिंघू बॉर्डर से निकल के आ रही है पंजाब के किसान संगठनों के मीटिंग के बाद, वो ये है कि अगर सरकार एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एमएसपी पे कानून लागू करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कंपोजिशन पे अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो जो किसान संगठन जो पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, वो लोग घर वापस जाने को अब तैयार नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं अमित भारद्वाज, सिंघू बॉर्डर, आज तक। बड़ी उम्मीद इसके बाद जगती है। पंजाब के जो किसान नेता हैं, जो दिल्ली में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मीटिंग के बाद उनका क्या कहना था आपने सुन लिया। अब आपको जरा पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कुछ किसानों ने 1 साल तक झेला है और क्या वो आज कह रहे हैं। पिछले 1 साल से पंजाब किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में किसान आज भी सड़कों पर हैं, ठीक वैसे ही जैसा बीते 1 साल से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज पंजाब के किसानों के दिल में क्या है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। किसानों ने टोल प्लाजा को ब्लॉक किया और यहीं पर डेरा जमा लिया। आज 1 साल के बाद भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और इस 1 साल के बीच उन्होंने सर्दी भी झेली, गर्मी भी झेली, बरसात भी झेली, बावजूद उसके वो यहाँ डटे रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इस आंदोलन में अब तक 700 से ज्यादा किसानों की आंदोलन के दौरान मृत्यु हो चुकी है। आज भी पंजाब का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सड़कों पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी ना हो। मौसम की मार झेलते रहे, लेकिन किसान अपने मोर्चों से हटे नहीं। त्रिपाल की छत, लकड़ियों की दीवार और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच पिछले साल अक्टूबर से किसानों ने आशियाना बनाया हुआ है। आंदोलनकारी जगजीत सिंह बताते हैं, खाने पीने से लेकर सुबह की चाय और ठंड से बचने के लिए बिस्तर का इंतजाम भी गांव वालों ने खुद मिलकर किया है। तो 700 के कारण हुआ जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त हुई है और जो जथेदार, जो वहाँ पर किसान जथेबंदियां बिकाऊ नहीं हुए, बहुत कोशिश की गई उनको खरीदने की। कमालपुर टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने बताया कि इस पूरे आंदोलन के दौरान उन्होंने भी अपने 2 साथियों को खो दिया जो इस आंदोलन में शरीक थे। इस चौपाल में आए किसानों ने 1 साल के आंदोलन का अपना दर्द बयां किया और बताया कि आखिर किस तरह की तकलीफें उन्होंने यहाँ झेली है। रोपड़ के किसान बलबीर सिंह का कहना है कि पूरा आंदोलन किसानों का है। वहीं बीते 1 साल तक तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे। ये किसानों की एकता की मिसाल है कि आंदोलनकारियों को आज तक खाने पीने की दिक्कत नहीं आई। पूरी आपूर्ति पंजाब के गांव-गांव से होती रही। ये पपराली गांव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गन्ने की फसल तैयार हो चुकी है और किसान अब उसे देसी मिलों तक लाने लगे हैं। रोपड़ के साथ साथ पंजाब के करीब सभी जिलों से किसान ऐसे ही अपने फसल का एक हिस्सा दिल्ली की सीमाओं तक भेजते रहे और परिवार के सदस्य को दिल्ली के मोर्चों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
और अब आइए आपको दिखाते हैं प्रकट हुए परमबीर। महीनों से गायब चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुंबई पहुंच गए। अब तक जो सस्पेंस परमबीर सिंह के गायब होने पर था, अब उनके सामने आने पर भी वो चला गया है। सवाल यह है कि परमबीर सिंह इतने दिन गायब क्यों रहे, किसके कहने पर गायब रहे? आज हम परमबीर सिंह का पूरा सच आपको दिखाएंगे। हमारे साथ है परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। अचानक कहां से प्रकट हो गए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह? क्या भगोड़ा होने के कलंक से डर गए मुंबई के पुलिस कमिश्नर? आज तक के कैमरे पर अपनी सफाई में क्या बोले परमबीर सिंह? पिछले 232 दिनों से कहां गायब थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर? परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी में क्यों छिड़ी जंग? कौन कौन से केस में फंसे हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर? परमबीर सिंह की पुलिस कमिश्नर पद से क्यों छुट्टी कर दी गई? जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूं। पहले परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन परमबीर प्रकट नहीं हुए। जांच एजेंसियां खोज खोज कर बैठ गईं, वो प्रकट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही एक कोर्ट ने परमबीर को भगोड़ा घोषित किया, अदृश्य परमबीर सिंह सबको दिखाई देने लगे। लेकिन परमबीर के मुंबई आने के पीछे उनके गिरफ्तार ना होने की गारंटी भी है, जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिली है। लेकिन परमबीर पर मुंबई से लेकर ठाणे तक मुकदमों की लाइन लगी है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी, मुंबई के पूर्व कमिश्नर, ठाणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर, एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक। कभी मुंबई में परमबीर सिंह की एक ठसक थी, रौब था, रुतबा था। सरकारी तमगों के साथ सीना चौड़ा करके चलते थे परमबीर सिंह। लेकिन आज की तारीख में परमबीर सिंह पर भगोड़े का कलंक भी लग गया है और इसी कलंक को धोने के लिए 232 दिनों से गायब परमबीर सिंह फिर से मुंबई में दिखाई दिए। पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कुर्सी जाती है, उन्हें डीजी होमगार्ड्स बनाया जाता है। उसके बाद से अचानक परमबीर सिंह गायब हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। न फोन मिलता है, न उनका कोई सुराग मिलता है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि परमबीर सिंह विदेश भाग गए हैं। पुलिस के टॉप ओहदों पर रहने वाले परमबीर सिंह आज की तारीख में मुकदमों के बोझ से लदे हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में 5 केस दर्ज हैं। पहला केस परमबीर सिंह पर गोरेगांव में उगाही का दर्ज है। दूसरा केस मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उगाही का दर्ज है। तीसरा केस परमबीर सिंह के खिलाफ कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। चौथा केस परमबीर सिंह पर ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। पांचवा केस परमबीर पर कल्याण के बाजारपेट पुलिस में दर्ज है। इतने केसेस का खौफ कहें या फिर गिरफ्तारी का डर, 4 मई से गायब हुए परमबीर सिंह अचानक मुंबई में प्रकट हुए तो सबसे पहले आज तक के कैमरे ने उन्हें कैच कर लिया और उनकी गुमशुदगी से लेकर केस पर सवाल कर लिए। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने, उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो कहना है
जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूँगा। यकीनन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के सिर पर इतने सारे केस लगने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आज तक के कैमरे पर तकरीबन नजर आ गया। मुंबई में प्रकट होते हुए परमबीर सिंह सबसे पहले क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे और डीसीपी नीलोत्पल के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। क्राइम ब्रांच की टीम परमबीर सिंह के खिलाफ गोरेगांव में दर्ज फिरौती के एक मामले की जांच कर रही है। इस मामले में परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और कुछ दिन पहले उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया था। आप साफ देख सकते हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब कांदिवली यूनिट 11 के ऑफिस पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर सीधे परमबीर सिंह यहाँ पर मौजूद है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर कांदिवली यूनिट के ऑफिस में यहाँ पर एक मामला जो है उन पर दर्ज है। मुंबई में 2 मामले दर्ज है, थाने में 2 मामले दर्ज है और एक जो है कल्याण के बाजारपाट पुलिस स्टेशन में। एक कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करते हुए 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर परमबीर सिंह हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद परमबीर के जुहू वाले फ्लैट के बाहर कोर्ट का ये आदेश भी चिपकाया गया था। वक्त भी वो मुंबई के मैजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो जाहिर सी बात है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तब होते हैं कि जब लगातार बुलाने के बावजूद भी आप जांच में शामिल नहीं होते हो और आप अगर आरोपी है, आपके खिलाफ अगर एफआईआर है और बुलाने के बावजूद आप नहीं आते हो तो आपके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस निकलता है। तो ऐसे में अब जिस केस में उनके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस निकला है उस केस में वो यहां पर जांच में शामिल हुए हैं। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कह सकते हैं कि देखिए मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया था लेकिन मैं जांच में शामिल हुआ हूं, तो इसके आगे की जो कार्रवाई है संपत्ति कुर्क करने की वो अभी रोक दी जाए और मुझे यहां पर राहत दी जाए, इस तरीके की मांग वो कर सकते हैं। 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमबीर सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए मांगने का केस दर्ज किया था। आरोप के मुताबिक परमबीर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता के होटल और बार के खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाकर 11,92,000 रुपए की उगाही की थी। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को परमबीर सिंह को कथित जबरन वसूली केस में सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया था। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कहा था वो देश में ही हैं, वो फरार नहीं होना चाहते हैं, वो भागना नहीं चाहते हैं। जैसे ही वो मुंबई में एंट्री करेंगे उनकी जान को खतरा है। इनमें से 2 केसेस में उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है, एक केस में परमबीर सिंह को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार घोषित किया जा चुका है। अब ऐसे में परमबीर सिंह के सामने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देखिए महाराष्ट्र सरकार को पता था कि वो पिटीशन हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में आमतौर पर कैविएट फाइल किया जाता है ताकि अगर कोई भी फैसला सरकार कोर्ट को सुनाना है तो कम से कम दूसरी तरफ से यानी सरकार की तरफ से वो अपनी बात सुन ले, इसके लिए कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन परमबीर सिंह की जान को खतरे वाली बात पर महाराष्ट्र सरकार भी हैरान है। बहुत ही अचरज की बात है, जो व्यक्ति इस स्टेट के पुलिस के प्रमुख रहे हैं, मुंबई के पुलिस के प्रमुख रहे, ठाणा के पुलिस के प्रमुख रहे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी पुलिस में यहाँ पे महाराष्ट्र में बिताई, उनको अगर खतरा लगता है उनकी जान को, तो किसी से खतरा है, क्या खतरा है वो बताएंगे तो देख सकते हैं। मुंबई की ठाणे पुलिस ने भी जुलाई में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि परमबीर सिंह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी के सामने पेश नहीं हो पाए थे। इसके लिए परमबीर पर जुर्माना भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। साथ में गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। परमबीर सिंह ने उस वक्त मुंबई समेत महाराष्ट्र सरकार को भी हिला दिया जब उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया। उसके बाद अनिल देशमुख जेल में चले गए, परमबीर सिंह गायब हो गए, लेकिन अब परमबीर सामने आए तो फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्दी ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। परमबीर सिंह मुंबई से अचानक खुद ही गायब हुए और खुद ही प्रकट भी हो गए। आखिर कैसे?
आखिर परमबीर सिंह ने कौन सा कवच ओढ़ रखा था जो पिछले 232 दिन तक दिखाई नहीं पड़े? क्योंकि खुद एनआईए की टीम परमबीर को तलाशने के लिए छत्तीसगढ़, रोहतक समेत कुछ और जगहों पर गई, लेकिन परमबीर उसे कहीं नहीं मिले। हम आपको बता दें कि एंटीलिया केस के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर उनका ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था और वहां परमबीर सिंह ने 22 मार्च को अपना पद संभाला था और बताया था कि 4 मई तक वो दफ्तर गए थे और 5 मई से वो छुट्टी पर चले गए। और उस वक्त कहा गया कि परमबीर सिंह अपने होम टाउन चंडीगढ़ गए हुए हैं। मई से लेकर अगस्त के बीच उन्होंने अपनी सर्जरी की बात कहकर छुट्टी बढ़वाई और कहा कि उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। 29 अगस्त तक परमबीर सिंह छुट्टी पर थे और उसके बाद से उनका किसी से भी संपर्क नहीं हुआ है। अचानक बुधवार यानी 24 नवंबर को परमबीर सिंह का फोन चंडीगढ़ में ऑन होता है। ये तय हो गया कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में ही हैं और अगले दिन यानी गुरुवार को परमबीर सिंह मुंबई में प्रकट हो गए। लेकिन अचानक से उनका गायब हो जाना और अचानक प्रकट हो जाना अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस छुपाए हुए है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में परमबीर पर जंग भी छिड़ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा था कि परमबीर सिंह को केंद्र सरकार ने विदेश भगा दिया है और बीजेपी कह रही थी कि महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को गायब करवा दिया है। हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख तो नप गए और उनकी कुर्सी चली गई। इसके अलावा परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने एंटीलिया केस की मुख्य आरोपी और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के इंचार्ज सचिन वजय को मुंबई में बार, रेस्तरां और अन्य कई जगहों से 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में देशमुख के खिलाफ PIL भी दायर की। कोर्ट के आदेश पर जांच करके CBI ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। CBI के बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और देशमुख गिरफ्तार हो गए। इस समय वो जेल में है। केंद्र सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए थे महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसका रीजन भी एक प्रामाणिक है कि जिस दिन अनिल देशमुख को कोर्ट में हाजिर किया गया तो परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई पुरावा नहीं कि जो 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि परमबीर सिंह को दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने ये सब चीजें महाराष्ट्र में की थी। आज जो संजय पांडे के बारे में भी उनका आरोप है, तो जो आरोप है, जो भी वास्तविकता है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर ये बात को रखना। परमबीर सिंह के वकील का कहना है कि उनके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव है और ऐसा नहीं करने पर उन पर और केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस के जो होम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि ऐसे जब 2 बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो मैटर CBI के पास जाना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने CBI को लेटर लिखी है कि द देन कमिश्नर पुलिस हैज टोल्ड हिम टू विड्रॉ हिज लेटर, तो उनके बाद एक एक करके पर्चे दर्ज होने शुरू हुए और वो भी उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ एज ए सीनियर एज सुपीरियर ये एक्शन ले चुके हैं, या कोई एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, कोई बुकीज हैं। अब वो 5-5 साल के इंसिडेंट्स को बता के FIR रजिस्टर हो रही हैं। और अगर ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने कुछ एक्शन लिया हो, उनके खिलाफ अगर ऐसे FIR रजिस्टर होनी शुरू हो जाए, स्पेशली थ्रू क्रिमिनल्स, देन व्हाट विल बी द मोरल ऑफ द पुलिस देन? हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस में परमबीर सिंह बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस के अफसर सचिन वजय फंसे हुए हैं। एंटीलिया केस में दाखिल हुई 10,000 पन्नों की चार्जशीट में कई ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सचिन वजय की कारस्तानी की पूरी जानकारी परमबीर सिंह को थी। कहा जाता है कि सचिन वजय सीधे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करता था और उसके कहने पर ही एंटीलिया केस की जांच सचिन वजय को सौंपी गई थी। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया। वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। स्वयं परमबीर सिंह जी ने चांदीवाल कमीशन के सामने कोई भी हमारे पास दस्तावेज नहीं या कोई प्रूफ नहीं जो हम सिद्ध कर पाए। फिर भी अनिल देशमुख जी को CBI ने, ED ने मामले में उलझाकर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। न्यायाधीन लड़ाई है, लड़ी जाएगी।
अब परमबीर सिंह प्रकट हो चुके हैं और खेल कौन खेल रहा है, खुद परमबीर सिंह इस खेल में शामिल है या फिर कोई और, सारा सच बाहर आ जाएगा। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कभी मुंबई में अंडरवर्ल्ड से लेकर जुर्म की दुनिया का हर बाशिंदा परमबीर सिंह से खौफ खाता था, लेकिन अब उनके सिर पर 5-5 मुकदमे हैं। आइए देखते हैं परमबीर सिंह का पूरा सच। अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क की गहरी जानकारी रखने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की गिरफ्तारी करने वाले अफसर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केस में जांच में शामिल IPS अधिकारी, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को ड्रग्स रैकेट केस में आरोपी बनाने वाले IPS अफसर। जी हाँ, यही है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की पहचान। लेकिन अब परमबीर सिंह मुश्किलों के ऐसे दलदल में फंसे हैं जहां उन्हें शायद खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले परमबीर सिंह एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से सुर्खियों में आए। तब परमबीर की गिनती उद्धव सरकार के करीबी अफसरों में होती थी। आरोप लगा था कि परमबीर की पुलिस टीम ने सुशांत सिंह की मौत मिस्ट्री की ईमानदारी से जांच नहीं की, लेकिन परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री पर ही 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाकर जैसे उद्धव सरकार से दुश्मनी मोल ले ली। और आज की तारीख में 1988 बैच के IPS अधिकारी परमबीर सिंह की हालत ये है कि उन्हें मुंबई से ही भागकर सिर छुपाना पड़ गया। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह पर मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। आज तक ब्यूरो।